सर जी, रवि जी, सुबह से ही तमाम दर्शकों की टिप्पणियां आपके नाम को लेकर के आ रही थी और बजट आपने देख लिया, बजट गुजर गया, बाजार में एक झटका भी दिखा और वहां से रिकवरी भी आई। अभी इस बाजार को कैसे देख रहे हैं और इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? पहली टिप्पणी आपकी बजट पे और बाजार पे। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि ये बजट के इतिहास में ये मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट के लिए काला दिन था, क्योंकि दो बम यहाँ पर फूटे और उस बम का एक असर ये हुआ कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात ये रही कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस हिसाब से, या फिर ये कहें कि जिस हिसाब से बजट एलोकेशन है उसने जरूर यहाँ पर सहारा दिया है। लेकिन इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो बजट के लिए ये एक तरीके से कहा जाए स्टॉक मार्केट के हिसाब से काला दिन है, क्योंकि सरकार एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए दो निगेटिव न्यूज। जी। पहला, एसटीटी को लागू करना, एसटीटी बढ़ाना, और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर लगाना, जो कि दोनों ही मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टर के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए क्योंकि आप एक बात, सब शॉर्ट टर्म टैक्स को अगर देखते हैं तो ऑलरेडी 30% के अगर टैक्स स्लैब में आप आते हैं और 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट पे 1,000 रुपए कमाएंगे तो 500 रुपए आपको सरकार को एज अ दक्षिणा देना पड़ेगा। तो ओवरऑल, और फिर उसके बाद खर्चा, और लॉस जब हो गया तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो आपको पूरी की पूरी ब्रोकरेज वापस हो जाएगी। तो सरकार की ये पॉलिसी कहीं ना कहीं से डिसअपॉइंटमेंट है पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के लिए, और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक तरफ यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को का जो 1.25 लाख करना और दूसरी तरफ 12.5% कर देना, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के साथ एक इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और फिलहाल सरकार को इस पे जरूर सोचना चाहिए। और चूंकि इस समय ब्रोकर्स की कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ रही है, एक तरफ जीरो सम गेम चल रहा है और एक तरफ यहाँ पर सरवाइव कर पाना, कहीं ना कहीं से इससे 50 लाख लोग जो जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेडर इन्वेस्टर के अलावा काम करते हैं, उनको भी इम्पैक्ट इसका देखने को साफ साफ मिल सकता है। चलिए, तो ये स्थिति निकल करके आती हुई, लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि क्या इसका असर लंबी अवधि में या फिर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और क्या ये कोई वजह बन सकती है बाजार में बड़े करेक्शन की? देखिए, जो करेक्शन वैसे तो विपुल जी जो आना था वो तो आ चुका है, अब ऐसा कोई हालात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये जरूर आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म पे थोड़ा सा इसका नेगेटिविटी असर रहेगा, और अगर इन केस अगर ऐसा कोई और स्टेप देखने को मिलता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन अभी के फंडामेंटल को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से मार्केट एक बार रिकवर कर जाएगा, या फिर ये कहें कि जो ये दुख दर्द है वो 2-3 दिन रोने के बाद ठीक हो जाएगा। वापस से मार्केट में मोमेंटम जो है वो फिर से रिज्यूम कर जाएगा। और इस समय अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इस हफ्ते एक प्रेशर यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में मार्केट वापस से अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म की अगर चिंता करते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। चलिए, प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। और आज जो है, जब कार्यक्रम दिन में कर रहे थे तो ज़्यादातर लोगों की जो टिप्पणियाँ आ रही थी, बाजार जब एकदम से गिरा कि आज 1.5 लाख का नुकसान हो गया, आज 80,000 का नुकसान हो गया, आज 30,000 का नुकसान हो गया। और हालांकि थोड़ी देर में बाजार में रिकवरी आ भी गई लोअर लेवल से, लेकिन हाँ, पिटाई काफ़ी ज़्यादा हुई है, ख़ास तौर से ऐसे शेयरों की जो काफ़ी ज़्यादा चले थे। डिफेंस को लेकर के उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि हो सकता है कि पीएलआई स्कीम को लेकर के कोई रिवाइवल प्लान आएगा, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो डिफेंस पे पहले आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और बीईएल, बीडीएल जैसे शेयरों पे बहुत, मतलब सैकड़ों की संख्या में मेरे पास सवाल आ चुके हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को, उन दर्शकों को जिनके पास अभी भी डिफेंस के शेयर पड़े हुए हैं? देखिए, मैं डिफेंस के साथ में अगर आप परमिशन दें तो मैं कहूंगा कि आप रेलवे को भी कवर कर लें, क्योंकि हमारे सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी पे ज्यादातर उनकी क्वेरीज बिल्कुल, यहीं पर है। मैं रेलवे पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा। रोहित से लेकर के बहुत सारे नाम है, नाम लेना मुश्किल है। कह रहे हैं कि सर, मैंने आपके कहने पर इरकॉन के 50 शेयर 294 पर लिए हैं, 3-4 महीने का क्या टारगेट रहेगा? ऐसे ही एक दर्शक कह रहे हैं कि इरकॉन का शेयर गिर गया, मुझे क्या करना चाहिए? तो इस पर हम लोगों ने बातचीत भी की थी बजट के स्टॉक्स को लेकर के, तो शायद इस वजह से भी लोग थोड़े से परेशान हैं। आपकी टिप्पणी निश्चित रूप से चाहेंगे सर। देखिए, अभी पहले तो एक बात समझ लीजिए, इस समय मैं दोनों की बात करता हूं, रेलवे और डिफेंस की। लॉन्ग टर्म पे इनसे बड़ा कोई मार्केट में रिटर्न देने वाला सेक्टर नहीं मिलेगा, ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिए, पहला। दूसरा,
इस समय इनमें जो गिरावट है, आप 4% 3% की गिरावट, रेलवे काउंटर में 7-8% की गिरावट देख रहे हैं। ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए कि नए इन्वेस्टर भी घुसेंगे, नया लोगों को, और साथ में आपको एवरेज करने का दोबारा मौका मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो बड़ा प्रॉफिट देखा था, यहां पर गिर रहा है। अरे ये अच्छी बात है। आप उस समय सोच रहे थे ना कि अगर ये नीचे आता तो मैं थोड़ा और खरीद लेता। तो ये टाइम आने वाला है, आज नहीं है, कल भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको ये मौका देगा कि जब आप एवरेज कर सकते हैं। रही बात, आपने रिकॉन की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, जेडब्ल्यूएल की बात करें, आरबीएनएल की बात कर लें, टेक्स इंफ्रा, टेक्स रेल, डिफेंस काउंटर में बीडीएल, बीईएमएल, कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, और खास तौर से जी शिपिंग, इन सबको अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। रिकवरी बहुत फास्ट होगी, थोड़ा करेक्शन 2 कदम पीछे हटना 4 कदम छलांग लगाने के बराबर है, कुछ यही सिचुएशन है। बस 2 कदम अभी पीछे हटने के लिए 1-2 दिन और इंतजार करना है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जो डर गया, वो डायलॉग याद है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अभी डरिए नहीं। ये सब खेल जो है वो बहुत बड़ा है, और जो फंडामेंटल स्टॉक्स है उनको कंटिन्यू करिए, डरने की जरूरत नहीं है। रेलवे है, डिफेंस है, मौका मिल रहा है, धीरे धीरे करके एवरेज करिए, मनी नाइन को फॉलो करिए। हम लोग स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको वीकेंड पे भी एक शो ले करेंगे कि आप कहां पर एवरेज कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल। घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, मनी नाइन आपके साथ है, और आपको सही जगह पे एंट्री कराएंगे। फिलहाल आप अभी आराम करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है उसका दुख मनाइए, लेकिन 2-1 दिन मार्केट में भी फ्रेश बाय मत करिए। 2-1 दिन अभी थोड़ा सा ठहर जाइए, बाजार को संभलने दीजिए, बाजार की स्थिति को आंकने आंकने दीजिए, और हम लोग हैं ही लगातार आपके साथ जो है। और वैभव गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि रवि सर, विपुल सर, वेरी गुड इवनिंग, कह रहे हैं आईआरएफसी 300 शेयर है 190 पे, और आरवीएनएल जो है 580 के भाव पर लिए हुए हैं। आप बताइए, मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? निकलने की सलाह अभी रवि जी ने दी आपको कि नहीं अभी करनी है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आगे चल करके देखेंगे तो एवरेज करने की सलाह दी जाएगी। लंबी अवधि का नज़रिया रखिए, आपको जो है जो थोड़ा सा मुनाफा आपका जो कम हो रहा है वो आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। ये सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई। अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार विपुल सर। नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर, आप बताएं। हम भी बहुत बढ़िया हैं सर। थोड़ा सा बजट ने आज लोगों को निराश किया, खासतौर से जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। आप बताइए, आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न जो है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके है। जी जी बताइए। शिपिंग कॉर्पोरेशन किस रेट हाँ पर है सर। आपके पास? सर शिपिंग कॉर्पोरेशन मेरे पास है 383 शेयर है, 314 के रेट पे। 314 के रेट पे रहे हैं तो 14,317 रुपये का अभी फिलहाल आपको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और वही दूसरा शेयर आपने जो बताया बीएल, वो किस रेट पे ले रखे हैं आपने? सर वो 242 शेयर है, 317 के रेट पे। 317, यहाँ वही 17 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। दोनों ही शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। एससीआई भी 5% से ज़्यादा टूटा हुआ है, बीएल में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। नुकसान में है सर प्रदीप जी, इनके लिए क्या आपके लिए आपकी तरफ से सुझाव होगा? क्या वही स्ट्रेटजी कंटिन्यू करें कि थोड़ा सा धीरज रखें, या क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए विपुल जी, 2% की गिरावट और हो सकती है, और 290 के बाद बीएल वापस से अट्रैक्टिव हो जाएगा। एससीआई की बात करें तो वो भी 300 के नीचे काफी अट्रैक्शन पे रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों के टारगेट, उसका 355 बीईएल का, और एससीआई को देखे तो 380 के टारगेट है। तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपने अभी होल्ड कर रखा है, एवरेज बस मत अभी करिएगा। 2-1 दिन, मतलब कि 2 दिन अभी यहां पर थोड़ा सा शायद प्रॉफिट बुकिंग रहे, कंसोलिडेट करे। आपने खरीद रखा है, थोड़ा बहुत आप यहां पर वेट और कर लीजिए। 2% की गिरावट के बाद आपका रिस्क जीरो की तरफ आ जाएगा और रिवॉर्ड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आप यहां पर अभी पेशेंस बनाकर रखें, घबराने की जरूरत नहीं। और जिन बहनों भाइयों ने यहां पर एससीआई को खरीद रखा, उसमें बिल्कुल स्टॉप लॉस की भी चिंता मत करिए। 300 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। और अगर किसी ने बीएल खरीद रखा है तो उसको भी 270 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। वो सब लेवल तो ऐसे हैं कि और माल भर लीजिए। आप इन्वेस्ट, पहले होता था कि सिर्फ एफआईआई कमाते थे, अब ऐसी पहली बार आया है कि जब हमारे रिटेल इन्वेस्टर इन सब स्टॉक से कमा रहे हैं। तो कमाई कोई छीन के नहीं ले जा सकता, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, बने रहे।
धैर्य दिखाइए, बने रहिए सर। ये फिलहाल आप लोगों के लिए राय निकल कर के आती हुई। अब थोड़ी सी सेक्टर वाली बातें भी कर लेते हैं सर। आज के बजट की अगर प्रमुख बात देखें तो एक तो ये रहा कि फोकस जो है वो कृषि और रूरल इनकम पे काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो क्या ये मान के चलें कि क्या जो एफएमसीजी कंपनियों में आज जो रौनक है वो क्या आने वाले समय में और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के आपकी राय इस समय क्या निकल कर के आ रही है, क्योंकि रूरल डिमांड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है आज के बजट में। देखिए, दो कंसर्न यहाँ पर हैं। एक तो पहली बात है कि इस समय रिटेल इन्फ्लेशन और अगर कोर इन्फ्लेशन देखते हैं तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। सरकार ने यहाँ पर जो एग्री को लेकर के बजट या केमिकल के स्टॉक्स या उससे रिलेटेड स्टॉक्स एफएमसीजी को लेकर के उनमें थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्परेरी फेज है। फिलहाल इन स्टॉक्स में एक स्टॉक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म जो बजट का एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं से इन सेक्टर को फायदा देगा। तो अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म निवेशक है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इन सेक्टर से कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि लॉन्ग टर्म की चाल चलिए, क्योंकि इनमें अच्छा खासा मोमेंटम अब बनेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ा बहुत यहाँ से अभी तो एलोकेशन हुआ, फिर आगे और आपको यहाँ पर लंबा जो है मुनाफा देखने को मिलेगा। और खास तौर से चूंकि सरकार भी अच्छे से जानती है कि इस समय कोर महंगाई दर जो है वो कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है, और ऐसी सब्सिडी अगर रिलीज करती तो उसका फायदा धीरे धीरे जो है वो अनदर कम्युनिटीज में देखने को मिलेगा और उसका फायदा ग्रोथ पे यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल इस तरीके के स्टॉक्स अभी कंटिन्यू करें। ठीक है सर। बात हो गई एफएमसीजी की, बात हो गई डिफेंस की। एक और क्षेत्र जो कि हमारे इस कार्यक्रम की मतलब एक तरीके से रेगुलर पूछा जाना सवाल है, और वो है पावर। पावर को लेकर के आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुई है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के हो, सोलर को लेकर के हो, विंड को लेकर के हो, थर्मल को लेकर के हो। पावर क्षेत्र पर अभी भी सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है। तो क्या ये उम्मीद करें कि जो लोग कह रहे थे पावर के शेयर काफ़ी महंगे हो गए हैं, उनकी बातों को दरकिनार करते हुए अभी भी क्या पावर सेक्टर का भविष्य आपको उज्जवल लग रहा है? इस बजट के आईने में आपको पावर क्षेत्र कैसा दिखाई दे रहा है? विपुल जी, यही तो खास बात है आपकी कि आप इतनी मुश्किल बातों को इतनी आसानी से कह जाते हैं। और आप, मैं समझ रहा हूं कि इस समय निवेशकों को पोर्टफोलियो पे जो पैसे का नुकसान आया, अगर किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो 10% का नुकसान आ जाए तो टेंशन की बात होती है। और सरकार ने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन वही फिर से बार बार वहीं पे आके चुभ जाता है कि एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाकर हमारे रिटेल निवेशकों का पैसा छीन रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ है, आपने पावर सेक्टर की बात की। देखिए, आपको मैंने पहले भी पावर के ऑप्शंस बताए हैं, पीएफसी, आरईसी, एनएचपीसी और टाटा पावर, एनएलसी इंडिया पावर ग्रिड। इन 5 की स्टॉक को 5 पांडव बनाइए, लड़ने के लिए आगे छोड़ दीजिए। मार्केट में सरकार के इस तरीके के डिसीजंस का इंपैक्ट टेम्परेरी होगा, लेकिन ये शील्ड की तरह काम करेंगे और आपकी पावर को बढ़ाकर पावर जो है वो डिलीवर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पर एवरेज करने का आपको मौका है। जैसे कि पहला स्टॉक जो सबसे अच्छा पसंद है वो है एनएचपीसी, आज 103 पे मिल रहा है। 100 103 पे ले लीजिए, 118 और 20 आने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा स्टॉक है पीएफसी, 520 518 कोई छोड़ नहीं सकता, 580 के टारगेट तक आपको दिखाई देगा। आरईसी 595 चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, 3-4% का करेक्शन है। 590 580 के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा, टारगेट होगा 650 रुपए का। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपको काफी स्टॉक्स अच्छे मिल रहे हैं। टाटा पावर, पावर ग्रिड भी आप उसी रेशियो में ले सकते हैं। मुझे लगता है पावर के आने वाले टाइम पे डिमांड और बढ़ेगी और यहां से फंडामेंटल एलोकेशंस और स्ट्रांग होंगे और उसका फायदा मिले। बिल्कुल। तो पावर क्षेत्र को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव व्यू है यहाँ पर रवि जी का। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी को नमस्कार। विपुल सर, कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। सर कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हिसार से बात कर रहा हूँ, हरियाणा से। हिसार हरियाणा से, चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं आप। और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, 4 महीने हो गए मेरे को देखते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन रवि सर आते हैं उस दिन मैं जरूर देखता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और रवि जी आज भी मौजूद हैं और आज भी आप रवि जी से बातचीत कर सकते हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं रवि जी से आप? सर मैंने एनएचपीसी के शेयर 1000 शेयर तो सर मैंने पहले खरीदे हुए थे, ठीक है सर, 97 के भाव पे। अच्छा।
और 102 के भाव पे मैंने आज फिर मेरे दूसरे अकाउंट से खरीदे हैं। अच्छा, तो अभी आपकी एवरेजिंग मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास होगी। नहीं सर, मैंने मेरे दूसरे अकाउंट से खरीदे हैं सर, वो 102 के ऊपर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ औसत जो आपके पड़े मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास होंगे। आपने 97 पे लिए, फिर 102 पे लिए, भले अकाउंट अलग अलग है, पैसे तो आपके ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी एनएचपीसी पर जिक्र किया गया है 30 सेकंड पहले ही रवि जी की तरफ से कि 118 से 120 के लक्ष्य देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन आपका चूंकि आप रवि जी के इतने बड़े प्रशंसक हैं, तो हम चाहेंगे रवि जी खुद अपने मुखार बिंदु से आपके प्रश्न का उत्तर दें। तो रवि जी आपको फॉलो करते हैं, 1000 शेयर पहले थे, 300 फिर लिए, पहले 97 पे थे, फिर 102 पे आज फिर इन्होंने ले लिया। आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, हमारे हरियाणा के भाई हैं और इन्होंने अच्छी जगह पे स्टॉक लिया, और ये एक मिसाल है कि गिरते मार्केट पे भी सही जगह पे स्टॉक खरीदने का। बहुत अच्छी जगह आपने खरीदा है, और मैं समझता हूं कि आपको जल्द ही 110 और थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो 117-18 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बने रहिएगा, किसी की मत सुनिएगा, प्रॉफिट बुक करने की चिंता करिएगा। और प्रॉफिट बुक करिएगा तो सर, हरियाणा के आपके जो पैदावार होती है, खास तौर से मैं गुड़ का काफी फैन हूं, तो जरूर हमारे जो है वो विपुल भाई को भी यहाँ पर स्वाद जरूर चखवाइएगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। और फिलहाल आप एनएचपीसी पे बने रहिए, और मुझे लगता है 117 का टारगेट आने दीजिए। उन लेवल्स पर आता है तो विपुल जी को तंग फिर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 117 का भाव। गुड़ जो है खाली हमारे लिए, साथ में मिलकर खाएंगे सर, ऐसा क्या है। तो इस बीच चलते हैं जरा आगे, अगला प्रश्न ले लेते हैं। और एक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी को लेकर के रेखा जी लगातार प्रश्न कर रही हैं। करीब प्लीज़ 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 सर टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल ले लिया गया है। करीब 85,000 का लॉस इन्हें हो रहा है केपीआई एनर्जी लिमिटेड पे। 850 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1033 के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या मुझे अपना लॉस बुक करना चाहिए? मेरा सिर्फ 20 दिन का व्यू है। मैम, जब आप इतना बड़ा अमाउंट कहीं लगाते हैं तो या तो कोई स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि ठीक है यहाँ पे अगर इतना लॉस होगा तो हम निकल जाएंगे, या फिर इतना बड़ा लॉस, अब 85,000 का नुकसान आपको हो रहा है। पूछते हैं यहाँ पर रवि जी से। रवि जी, आज 3.5% टूटा है, 931 का भाव है, और इनका महज 20 दिन का नज़रिया है। 20 दिन के लिए जब इतने बड़े इवेंट आसपास हों तो क्या पैसे लगाने चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी स्नेहा जी के लिए, रेखा जी के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ विपुल जी, स्नेहा जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और देखिए, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है, लेकिन आपको मैं एक राय देता हूं। आप अपनी यहां से कल मार्केट जब ओपन होगा तो केपीआई ग्रीन को काट करके, अभी हम लोगों ने चर्चा करी एनएचपीसी को, उठा लीजिएगा। एक के बदले 9 शेयर आप कम से कम उठा सकते हो, 9 से भी ज्यादा उठा सकते हो। दूसरा, इसी के साथ में पीटीसी, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इन दोनों स्टॉक को डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी पैसा केपीआई से आता है इसको डिवाइड कर दीजिएगा। आपका लॉस 85,000 मुझे याद है, लेकिन वो 85,000 भी रिकवर कराएगा और आपको प्रॉफिट भी करवाएगा, क्योंकि क्वांटिटी वहां पर ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये कल बदल लीजिएगा, वापस केपीआई पे चढ़ जाएंगे, लेकिन इस 15 से 20 दिनों में केपीआई का कुछ नहीं होने वाला। तो फायदा कहां उठने वाला है? जो मैंने बताया आपको, चेंज जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगी तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो फिलहाल स्ट्रैटेजी अपनाइए, चेंज कर लीजिए, चेंज करके वेट कर लीजिए। 117-18 का टारगेट एनएचपीसी, पीटीसी वापस से 230 के आसपास के लक्ष्य, और 15 रुपए उधर, 17 रुपए इधर, दोनों मिले तो आपका 85,000 का लॉस के साथ 85,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा, जो क्वांटिटी आपने बाय कर रखी है। तो मुझे लगता है यहां पर आप ये स्ट्रैटेजी अपना दीजिए। तो इस समयावधि 20 दिन के अंदर सर इतना सब कुछ हो जाएगा सर? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एनएचपीसी को बहुत जल्द 110 रुपए का रेट देख लेंगे, और 8% की रैली अगर आती है तो इनका लॉस जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। ठीक सर, चलिए इस बीच अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। जाइगोट ईएमबी के नाम से आईडी बनाई हुई है, नाम भी लिख लेते सर, नाम लेने में इतनी तकलीफ हो रही है। मझगांव डॉक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 5600 के रेट पर। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। मझगांव डॉक पे अगर हम शेयर पे नज़र डालें तो आज जो है करीब करीब ये शेयर जो है 5% नीचे जो है बंद हुआ है। 5600 की खरीद है और 5000 का लेवल अब टेस्ट करने वाला है। हालांकि आज इंट्राडे में हमने देखा कि ये 5000 माफ़ कीजिएगा 5000 के भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था।
4,792 का लो लगाने के बाद 203 200 सवा 200 रुपये की रिकवरी आई है, लेकिन फिर भी इनको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? मझगांव डॉक एक और ऐसा शेयर जो कि रक्षा क्षेत्र में काफ़ी रिटेल निवेशक इसमें निवेशित हैं। विपुल जी, जो लेवल आपने अभी लो बताया उसको एक बार वापस रिपीट कर दीजिए, क्योंकि उसी लेवल पे आपको खरीदना है अब दोबारा। नए इन्वेस्टर के लिए भी वहीं से कॉल है, स्टॉप लॉस लगाइएगा 4450 का, और टारगेट वापस से 5600 का। आने वाले 3 से 6 महीने के टारगेट हैं। जो करेक्शन है ये तो वापस से रिकवर कर जाएगा, 5200 के आसपास आ जाएगा, लेकिन लो जरूर इनको रिपीट कर दीजिए, क्योंकि वही इनका बाय प्राइस है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो ये आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है सर। लेकिन क्या ये जो वक्त है ये मतलब आपको लगता है कि अब स्टॉक रोटेशन का वक्त आ रहा है? क्योंकि बहुत लंबे समय से रेलवे, पावर और डिफेंस के शेयरों ने लोगों को अच्छा रिटर्न दिए हैं, लेकिन अब क्या सिनेरियो बदल रहा है? आईटी या एफएमसीजी या फार्मा, इनमें हम जो जिस तरीके का अट्रैक्शन देख रहे हैं, तो क्या अभी सेक्टर में रोटेशन करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी पुरानी थीम पर ही फोकस करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि मुझे यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन करना चाहिए, सेक्टर चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप ही की बात, आपने ही अपनी गलत बात कर रहे हो। क्यों कह रहा हूं? देखिए, मैं गलत बात करने का मतलब, मैं सिर्फ एक आपको एक आप हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो जो अरे बोलते सर, हैं उस मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। गलत इसलिए क्योंकि देखिए, जब आप जो थीम पे आप बात कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे, डिफेंस, आप पीएसयूज की बात करें, तो आपके अलग अलग सेक्टर हैं। बैंक भी उसमें शामिल है, पावर भी बिल्कुल। शामिल है, और एनर्जी भी शामिल है, ऑयल भी शामिल है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता विपुल भाई। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो थीम की बात की वो थीम सही है, और जो स्टॉक को चेंज करना है उसके लिए तो मनी नाइन देखना पड़ेगा, और मनी नाइन में चुन चुन के स्टॉक देखना पड़ेगा, क्योंकि थीम और स्टॉक की बात कहीं अगर होती है तो वो यहीं पर होती है, और उसी पे आपको चेंज करना है। तो मुझे लगता है कि विपुल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ ऐसे ही छेड़ रहा था, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से अभी थीम में बने रहना, और ठीक है, थीम में स्टॉक्स को चेंज करना ज्यादा अच्छा है। स्टॉक्स को चेंज करना है, लेकिन थीम में अभी ये जो पीएसयू पावर की जो स्टोरीज है उसमें अभी भी स्टोरी में दम है, ये मानना है रवि जी का। और चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ जयपुर से हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं अंशुल जी हमारे साथ हैं। अंशुल जी को नमस्कार। हेलो जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते अंशुल जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ सर। सर विपुल जी और सर आपका सर बहुत बड़ा फैन हूँ, और सर रवि जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ सर मैं। अरे सब लोग आप तमाम दर्शकों के फैन हैं सर, और आप लोग ऐसे ही कार्यक्रम को ऊर्जा देते रहिए। जी सर, बताइए। जी सर, आज पूरा दिन भर का जो, अगर सर पूरा दिन भर आज मूड खराब हो गया था, लेकिन सर आज रवि जी और आपको विपुल जी, इनको दोनों को देख लिया तो सर मूड बहुत अच्छा हो गया आप देख के। अरे सर, आपका मूड हमेशा ही ऐसा खुश रहे और आपका पोर्टफोलियो उससे ज्यादा अच्छा रहे, यही हमारी कोशिश रहती है, यही हम प्रयास करते हैं। जी सर। तो दिन भर इतना तनाव क्यों लिया? एक दिन की गिरावट में अगर इतना घबरा जाएंगे बाजार के अंदर तो फिर कैसे काम चलेगा? जी जी जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर पीटीसी के सर शेयर हैं 214 की रेट से, और सर एक एक्साइड के ले रखे हैं 560 के रेट से। पीटीसी 214 पे आपने लिए हुए हैं और अभी उसी के भाव पर है। और दूसरा आपने कौन सा बताया? एक्साइड किस रेट पर बताया आपने? एक्साइड ले रखा है वो 560 के एवरेज करीब। 560, यहाँ पर जरूर 13-14 रुपए का नुकसान है। और अगर हम एक्साइड की बात करें तो आज हालांकि जब ये 523 का इसने लो बनाया था, लेकिन उसके बाद तो रिकवर कर गया, तो कोई खास बड़ी गिरावट आपके इन दो शेयरों में तो नहीं है। आज की गिरावट का असर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप घबरा गए, अब आपको सहारा मिला है। रवि जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। पीटीसी पे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने टिप्पणी दी है, लेकिन हम चाहेंगे रिपीट कर दें आपके लिए। और एक साइड पे आपको ये स्टोरी को लेकर के सर काफ़ी लोग बुलिश हैं। ईवी की स्टोरी है, बैटरी की, और कंपनी ने कई सारी कार कंपनियों के साथ टाई अप भी किया हुआ है हाल फिलहाल में, अभी 1-2 महीने के अंदर काफ़ी सारी खबरें रही है। इन दोनों पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल सही कहा विपुल जी, और ये स्टोरी अभी और बुलिश है, इसलिए कोई रिस्क की बात नहीं। पीटीसी का टारगेट मैंने 230 का दिया है। एक्साइड की टारगेट की बात करें तो कम से कम 8 से 10% की रैली आएगी, धीरे धीरे आएगी, इमीडिएट नहीं आएगी। और जो आपका मूड खराब हुआ, ये दोनों जो है वो जल्दी आपके मूड
को अच्छा करेंगे और अच्छा खासा आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन कलर और बढ़ा करके आपको खुश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस, थोड़ा सा टाइम दीजिए सर। टाइम देंगे तो मुनाफा बढ़ेगा, जल्दीबाजी में रहेंगे तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, गलत जगह निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल दोनों स्टॉक्स में बने रहिए। अभी फिलहाल दोनों शेयरों में बने रहने की ही सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच हर्षित चौहान जी एक और दर्शक हैं हमारे, जो कि हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से, इन्होंने भेजा है और कह रहे हैं कि मैं, नमस्कार सर, मैं आप लोगों का स्टूडेंट प्रशंसक फ्रॉम जबलपुर। बहुत अच्छी बात है सर, और आप लोग इतने अच्छे टिप्पणियाँ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कह रहे हैं भाई जी JWL के 118 शेयर हैं 649 के एवरेज पर, और अभी और भी खरीद लूं क्या, या इससे नीचे भी रेट आएगा? लंबी अवधि का नज़रिया है। लंबी अवधि का नज़रिया है सर। रेलवे पर हम लोगों ने बात की कुछ एक कंपनियों को लेकर के, लेकिन ओवरऑल रेलवे पे आपका व्यू अभी क्या निकल करके आ रहा है? इनके पास JWL के शेयर हैं, इस पर भी हम लोगों ने बजट के पहले बातचीत की थी। यहाँ पर भी एक तेज़ गिरावट जरूर देखने को मिली थी। आज इंट्राडे पे 581 का लो बनाया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो करीब 30-40 रुपये की रिकवरी के बाद आई है, और अच्छी खासी रिकवरी आ गई। 621-622 के आसपास है। इनकी खरीद थोड़ी और ऊपर की है, 649 के आसपास की। लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या अभी एवरेज करना चाहिए या थोड़ा और नीचे आने के बाद करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि JWL में तो 600 620 ये जो लेवल्स हैं इन पे एवरेज कर सकते हैं। 590 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और वापस से टारगेट 680 और 750 तक के देखने को मिलेंगे। तो इतनी कुछ खास परेशानी की बात नहीं है। मुझे लगता है अभी यहाँ पर वेट करना चाहिए। और रेलवे के सभी स्टॉक, जैसे इरकॉन की बात कर लेते हैं, उसको हमने बाय दिया था, 8% डाउन है, बट घबराने वाली बात कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही। 290 285 पे डबल क्वांटिटी से बाय कर सकते हैं, वापस से 325-30 तक के टारगेट दिखाई देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स में आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू कीजिए आप लोग। और ज़्यादातर सवाल इन्हीं सब सेक्टर्स और इन्हीं सब शेयरों पे आ रहे हैं, तो आप सबके लिए यही सलाह रहेगी कि आप लोग घबराइए नहीं, अभी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। कैसी कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है जिसकी वजह से बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। हाँ, सतर्क रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये आप लोगों के लिए सलाह है। ऑल इन वन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि आई लव यू सर, रवि सर इज़ माय फेवरेट। चलिए सर, आपके एक और प्रशंसक जो है ऑल इन वन जी हैं, और कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इनके पास 1200 शेयर IOC के हैं, 168 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कोई भी सलाह जो आप देना चाहें इनके लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है सर आपको? आज यहाँ पर थोड़ा सा दबाव ज़रूर देखने को मिला है, आपकी राय क्या होगी? क्योंकि तेल शेयरों की कीमतें अक्सर जो है वो बाहर की स्थिति क्या है, विदेशों में क्या कुछ चल रहा है, उस पर निर्भर रहती है। एक अच्छी रैली के बाद काफ़ी लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ है शेयर। आपकी नज़र से IOC पे आपकी टिप्पणी? देखिए बिल्कुल IOC, देखिए मैं तो इसका टारगेट 190 और 200 का लेकर बैठा हूं, लेकिन इसके साथ में आपने बात करी है तो मैं एक स्टॉक और देना चाहूंगा, गेल, जो कि आज अच्छे वापस से लेवल पर मिल रहा है। 215 और 218, 219, 220 ये ऐसे लेवल्स हैं जिन पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इनफैक्ट इस स्टॉक को, गेल स्टॉक को, मैंने SIP के लिए भी रिकमेंड किया है। तो आपको जब भी डिप मिलता है और खास तौर से 5% का डिप मिलता है, जरूर ऐड करिए। लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, और इनके साथ में अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी भविष्य काफी बेहतर है, और आगे आने वाले टाइम पे इनमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और दिग्गज स्टॉक्स में आपने HPCL BPCL तो देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि IOC और इनमें आपको थोड़ा ज्यादा यहाँ पर फायदा मिल सकता है। तो आप बिल्कुल बने रहें, एवरेज करने का मौका मिला है, डिप पे बाय करने का मौका मिला है, बिल्कुल लेते रहें। बिल्कुल लीजिए, ये आपके लिए सलाह है। पार्थ जी का सवाल आया है, पार्थ जी ने पूरा पोर्टफोलियो भेज दिया है। देखिए उसमें से NHPC हमने डिस्कस कर लिया है, हमने RVNL पे थोड़ी सी चर्चा हो चुकी है हमारी, रेट पे आप कहेंगे तो दोबारा चर्चा कर लेंगे। इरिडा पर इनका एक प्रश्न आया है, और ये भी एक ऐसा शेयर है जिस पर कि झड़ी लगी रहती है। तो आज उन सभी शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ताकि जो हमारे निवेशक थोड़े से घबराए हुए हैं उनकी घबराहट को थोड़ा दूर किया जाए। 274 पे इन्होंने लिया हुआ है, 260 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है इरिडा के अंदर, और ये जानना चाह रहे हैं कि अब मुझे अगली कार्रवाई क्या करनी चाहिए। तो अगली कार्रवाई के लिए चलते हैं यहाँ पर रवि जी के पास। 232 का लो बनाने के बाद
ठीक रिकवरी आई है, 25-30 रुपये की 28 रुपये की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। 260 पे बंद हुआ है, 3-3.5% नीचे है। काफ़ी शानदार मूव रहा सर। बहुत लोगों को बहुत महंगा लगता है ये शेयर, जो कि वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठते रहे हैं। 32 का IPO आया था, अब 260 पे चल रहा है और शेयर ने 310 का 52 वीक हाई भी लगाया है। आपकी सलाह क्या रहेगी इरिडा के ऊपर? अब देखिए, अभी तो फिलहाल अच्छा फायदा मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन जो इस समय जो लेवल्स चल रहे हैं इनमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐड ऑन करें। 255 232 तो फिलहाल गोल्डन चांस था, मुझे ऐसा लगता है मिस हुआ, लेकिन बट अपसाइड टारगेट 330 तक के लक्ष्य यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे हैं। तो यहाँ पे जो डिप मिल रहा है इसका फायदा उठाएं, 220 का स्टॉप लॉस डालें और पोजीशन को कंटिन्यू रखें। फ्रेश इन्वेस्टर जो बाय करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा रेट वापस ऊपर हो गए हैं, 1-2 दिन में अगर कुछ रुझान नीचे आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर करंट लेवल पर लेने की जो है वो चेष्टा करेंगे और ऊपर साइड पे टारगेट वही 300 और 330 के लिए वेट करेंगे। चलिए, 300-330 के लिए वेट करें। एक माफ़ कीजिएगा, सेक्टर इस पर बातचीत कम हो पाती है और उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में दबाव देखा है, और वो है मेटल के अंदर जो है अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है PM मोदी जी के नाम से। तो PM मोदी जी पूछ रहे हैं आपसे कि टाटा स्टील जो है, इन्होंने 400 शेयर ले रखे हैं 173 के भाव पर, अभी इन्हें क्या करना चाहिए? तो अभी हमने देखा हाल फिलहाल में मेटल शेयरों में गिरावट रही है, लेकिन अभी आज बजट गया है। मोदी जी, आपको तो सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछ लेते हैं रवि जी से। रवि जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, फिलहाल तो सही कह रहे हैं आपकी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और है, और बजट के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा मेटल में प्रॉफिट बुकिंग आई है, और मुझे लगता है कि एक बार 145 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। उन लेवल्स पर आने के बाद ही वापस रिव्यू कॉल लेंगे। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पर बने रहें, और शॉर्ट टर्म में तो एक बार को एग्जिट होना चाहिए। जी, चलिए जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं और सीधे चलते हैं पुणे, और हमारे साथ राजेश जी हैं पुणे से। राजेश जी नमस्कार। हेलो विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे में तो कैसा मौसम है इस समय? यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। एक्चुअली मैं कब से वेट किया था रवि सर है, क्योंकि आज बहुत डाउन हो गया था यार सर। हाँ, आज तो मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है जी। तो मेरे पास, हाँ बोलिए, बताइए, प्रश्न पूछिए अपना। मेरे पास HCC का शेयर है 1430 शेयर है, 47.92 में है, और हुडको का 205 शेयर है 312 में है। मैं हुडको का शेयर इसलिए लिया था, अर्बन डेवलपमेंट का कुछ तो अनाउंस किए थे वो सीतारमन, तो इसलिए लिया था मैं। रवि सर का थोड़ा मतलब एनालिसिस चाहिए मेरे को। ये आपने कब लिया सर हुडको? हुडको आज ही लिया हूँ। ओ, आज ही लिया आपने? ओके ओके, तो आज ही लिया। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं सर इसके बारे में, और अभी अब थोड़ी देर में हम चाहेंगे कि अगर रोड से जुड़ी हुई जो भी घटनाक्रम अपडेट है वो भी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइएगा। 205 शेयर इन्होंने 312 के भाव पर लिए हैं, 3-4 रुपये के नुकसान में है। SCC में आप ब्रेक इवन पे हैं, तो इतना ज़्यादा नुकसान तो आपको है नहीं, आप इतने परेशान क्यों हैं कि आप दिन में काफ़ी निराश हो गए? नहीं, इसके लिए नहीं है, दूसरा शेयर तो बहुत सारे नुकसान। अच्छा, दूसरे बहुत सारे शेयरों में नुकसान हुआ। चलिए कोई बात नहीं सर, अभी पहले इन दो पे फोकस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। PSUs को लेकर के वैसे तो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है रवि जी का, लेकिन हुडको पे क्या उनका व्यू है वो हम आपको बता देते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और हुडको, इन दो सेक्टर्स पे, दो शेयरों पे जो है इनका प्रश्न है सर। और हुडको तो इन्होंने आज ही लिया हुआ है 312 के भाव पर, क्योंकि अर्बन हाउसिंग को लेकर के बहुत अच्छी घोषणाएं हुई, तो इनको लगा हुडको को लाभ होगा, लेकिन शेयर में बाजार की तर्ज पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा डिप जरूर आया, लेकिन आज पूरे मार्केट में डिप है, इस वजह से डिप देखने को मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 280 के आसपास काफी स्ट्रांग सपोर्ट है इसका, और दोबारा जो फ्रेश इन्वेस्टर इनके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा लेना चाहते हैं, वो 280 का यहाँ पर फोकस करें। और अपसाइड टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से 330 के लक्ष्य यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। SCC में थोड़ा सा वेट करने की राय दूंगा, और अब इन्होंने चूंकि बाय कर ही लिया तो अभी एवरेज मत करिएगा, एवरेज करने के लिए SCC को थोड़ा वेट करिएगा। 45 और 44 रुपए के पास अगर एक हफ्ते तक कंसोलिडेट कर जाएगा तो बाय करेंगे। 52 और 54 के टारगेट के आसपास आते हैं तो वापस रिवीजन करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है, इसलिए 1-2 दिन में थोड़ा आपको थोड़ा सा प्रेशर और देखने को मिल सकता है। और राजेश जी, मार्केट है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि
गिरे तो गिरे, लेकिन जब चढ़ता है मार्केट तो आपको रिकवरी बहुत फास्ट देता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। पोर्टफोलियो में तकलीफ आज जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन वो तकलीफ ज्यादा दिन रहेगी नहीं। तो ये रहा यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती हुई। लेकिन सवाल जवाब तो काफ़ी सारे हमने कर लिए, लेकिन सर थोड़ा सा बजट पे वापस लौटते हैं क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस हिस्से को हम हटा दें जिसमें कि एसटीटी लगाया गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे थोड़ा सा बढ़ाया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दें और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हटा दें, तो फिर ओवरऑल बाजार बजट को आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट दिए गए हैं वो जो है काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो नौकरियों की सृजन की बात की गई है, अगर वाकई में वो अमली जामा पहनती है तो वो भी लॉन्ग टर्म में बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा रूरल डिमांड को बढ़ाने की जो कोशिशों की बात की गई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो अगर इस हिस्से को हटा करके अगर बजट को देखें तो फिर आपको क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव दिखाई दे रहा है? देखिए विपुल जी, मुझे तो पूरे बजट में वैसे सारी चीजें पॉजिटिव ही नजर आ रही हैं। मैं बिल्कुल, और जो एक सरकार की पहले थीम थी मेक इन इंडिया, दूसरी तरफ अब जो थीम है वो है विकसित भारत। और सरकार विकसित भारत की बात कर रही है 2047 की। जो बजट दिया गया है वो 2047 का तो नहीं, लेकिन 2030 के हिसाब से दिया गया है कि आगे, और इसी हिसाब से स्टॉक मार्केट पे लॉन्ग टर्म अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर मुनाफा हो सकता है। तो बजट में अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक जाते हैं, पूरे बजट को अगर एनालाइज करें तो बजट अभी इमीडिएट बेसिस पे जरूर आपको थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन उन पॉलिसीज का इम्पैक्ट वही होगा जिस जो मैं आपको एक सिंपल बात में बोल सकता हूं कि जो आपने 3 साल 5 साल पहले डिसीजंस देखे थे, उनकी वजह से आज आप दिल्ली से मनाली और दिल्ली से कलकत्ता अगर जाना चाहते हैं तो आपको जो एक सुहाना रोड मिलता है, उसी हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है उसी स्पीड का जो बजट है और इसी हिसाब से सारे सेक्टर यहाँ पर ग्रो करते हुए नजर आएंगे। तो बजट बहुत अच्छा है, और बजट लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए। सुमित चौधरी जी कह रहे हैं सर मैंने रवि जी के बोलने से सारा प्रॉफिट बुक कर लिया था, अब मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो ऐसे भी दर्शक हैं जिन्होंने काफ़ी पहले जब आपकी तरफ से कहा गया था थोड़ा बहुत कैश पे आ जाइए बजट के पहले, तो उन लोगों ने बुक कर लिया। अब वो चाह रहे हैं कि क्या अभी निवेश करने का वक्त है? क्या सर अभी पैसे लगाए जाएँ या अभी तो आप जैसा आप कह रहे थे कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, तो क्या अभी थोड़ा सा वेट करें, 2-4 दिन बाजार में गतिविधियों को समझ लें, बजट के और फाइन प्रिंट्स और डिटेल एनालिसिस आ जाने दें, उसके बाद ही क्या पैसे लगाने चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं विपुल जी, 2-4 दिन यहाँ पर वेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग अगले मंडे शो करेंगे 1 से 2, तब तक की तैयारी कर लीजिए, पैसा इकट्ठा कर लीजिए। चुन चुन के स्टॉक की हम तैयारी करते हैं, आप अपने फंड की तैयारी करिए। जी चलिए, इस बीच पुनीत पटेल जी कह रहे हैं कि रवि सर जी आपने मुझे बोला था क्वेश्चन वापस पूछने को, पराग मिल्क के 100 शेयर 265 के रेट से हैं, आगे क्या करना चाहिए बताइए। और चलिए अब बाकी 1-2 सवाल इनके और भी हैं, लेकिन पराग मिल्क को लेकर के आपने इनसे कहा था दोबारा पूछ लीजिएगा, इन्होंने दोबारा पूछ लिया। आपकी बातों को लोग इतनी गंभीरता से लेते हैं। अब बताइए, इन्होंने 205 का भाव अभी आ गया, नुकसान में है सर पराग मिल्क पे अभी ये 200 का, इन्होंने 265 का भाव शायद बताया है, 265 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर इनके लिए, क्योंकि नुकसान में है अभी ठीक ठाक 60 रुपये के पर शेयर के? थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। बाउंस बैक यहाँ से और दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 230 के आसपास के लक्ष्य आ सकते हैं, उन लेवल्स तक अभी वेट कर सकते हो। और वैसे अभी रिसेंटली मिल्क के दाम बढ़े हैं तो उसका फायदा धीरे धीरे मिलेगा, रेट आपका मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा ऊपरी स्तर पर बाई किया इसलिए परेशान हो रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अभी आपको वेट करना चाहिए। रवि जी, आज के महत्वपूर्ण दिन आप हमारे साथ जुड़े और हमारे तमाम दर्शकों की आपने इतनी मदद की, आपका और भी व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज कहीं पर भी शेयर बाज़ार को लेकर के इतनी डिटेल में बातचीत नहीं हुई होगी, खासतौर से स्टॉक स्पेसिफिक मोटी मोटी बातें तो सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी सुबह से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे दर्शक परेशान थे तो लगा कि आपकी अगर थोड़ी सी आकर के आप थोड़ा उनका हौसला बढ़ाएंगे तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जिन भी स्टॉक्स में मैंने चर्चा करी है मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे ही सेम सजेशंस गए हुए हैं, आप लोगों के साथ ही ऐसे सजेशंस मैंने शेयर किए हैं। और एक ही बात कहूंगा, मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, आपके शेयर बहुत अच्छे हैं इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं।
जिन स्टॉक्स पे लॉस हो रहा है उनमें हम लोग जल्द प्रॉफिट पे कमाने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो स्ट्रैटेजी बदलेंगे, नए स्टॉक्स खरीदेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएंगे। बस मनी 9 को फॉलो करते रहिए। विपुल जी को धन्यवाद करते रहिए। धन्यवाद। मनी 9 के साथ बने रहिए और रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।